8 नवंबर 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। देश भर में नकदी की कमी हो गई और कई लोग नोटों को बदलने की कोशिश में बैंकों के बाहर लंबी कतार में फंस गए। इसी दौरान भारत का शेयर बाजार, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार दर और जीडीपी दर गिर गई। इन सब के बावजूद सरकार अभी भी अपने मिशन, जो कि काले धन पर रोक लगाना था, उसमें विफल हो गई, क्योंकि लगभग 99% विमुद्रीकृत मुद्रा बैंकिंग प्रणाली में वापस जमा कर दी गई थी। लेकिन इन सारी अराजकता के बीच भारत की डिजिटल भुगतान की क्रांति का जन्म हुआ। भारत में 2016 के आसपास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन उनका उपयोग बड़े शहरों तक ही सीमित था। विमुद्रीकरण और जियो क्रांति की बदौलत ये सब बदल गया, लेकिन विमुद्रीकरण ने इसे अकेले हासिल नहीं किया। इसके साथ साथ भारत में 10 से अधिक डिजिटल भुगतान के तरीके और अनगिनत भुगतान ऐप हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे पारंपरिक तरीकों के अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं। यूपीआई सरकार द्वारा संचालित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है। यूपीआई किसी एक ऐप या बैंक तक सीमित नहीं है। कोई भी संस्था अपने प्लेटफॉर्म पर भुगतान को सक्षम करने के लिए इस इंटरफेस का लाभ उठा सकती है। बैंक ऐप्स के अलावा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे अनगिनत बिचौलिया हैं जो उसके आसपास बनाए गए हैं। ये ऐप आपको किसी भी बैंक खाते या मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से जोड़ने की अनुमति देते हैं, जिससे आप कभी भी लेन देन कर सकते हैं। यह क्यूआर कोड के साथ भी काम कर सकते हैं और इसी वजह से यह इतना लोकप्रिय है। विमुद्रीकरण की तरह कोविड-19 महामारी ने भी इस क्रांति में बहुत योगदान दिया है। डिजिटल लेन देन की संख्या में वृद्धि हुई क्योंकि लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर किया गया था और लॉकडाउन समाप्त होने के बावजूद यह जारी रहा। इस महत्वपूर्ण समय में भारत सरकार ने निजी कंपनियों को यूपीआई के साथ प्रतिस्पर्धा करने और कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलाव को गति देने के लिए आमंत्रित किया है। इसलिए सरकार ने इन्हें एक नई न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज के लिए स्थापित कर दिया है, जिसके लिए कई बड़ी कंपनियों ने भी बोली लगाई है। हालांकि सरकार से उम्मीद की जाती है कि वे केवल 1 या 2 एनयूई को ही लाइसेंस देंगे, जिनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेटीएम, गूगल और फेसबुक और अनगिनत कंपनियां भी आती हैं। सरकार को उम्मीद है कि एनयूई डिजिटल भुगतान के तंत्र में कई भूमिका निभाएगा। उन्हें खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणाली स्थापित करने, प्रबंधित करने और संचालित करने की अनुमति होगी। एनयूई के लिए प्रोत्साहन प्रतिस्पर्धा उद्योग में किसी भी अन्य कंपनी की तरह ही है। उनका लक्ष्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करके और नवाचार करके अधिक बाजार की हिस्सेदारी हासिल करना होगा। हर एक की नजर भारत के बढ़ते डिजिटल बाजार पर होगी। पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि 2025 तक डिजिटल लेन देन का मूल्य बढ़कर $3 ट्रिलियन का हो जाएगा। परंतु प्राथमिक चिंताओं में से एक यह है कि निजी खिलाड़ियों को अनुमति देने से उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए कई अलग अलग विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। इससे व्यवसाय करने में उलझन हो सकती है। उदाहरण के लिए रिलायंस की भुगतान प्रणाली का उपयोग करने वाला दुकानदार उस ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा जो अमेज़न की भुगतान प्रणाली का उपयोग करता है। इसके लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी नई भुगतान प्रणाली को यूपीआई जैसी काम करनी चाहिए। वैसे तो सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना है, क्योंकि कैशलेस होने के कई फायदे हैं। सबसे पहले ये सुविधा और सुरक्षा प्रदान करता है जो नकद बिल्कुल नहीं करता। लोग अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सब कुछ नकदी के बिना और सिर्फ कुछ बटन के स्पर्श के साथ। हालांकि कैशलेस अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भ्रष्टाचार से लड़ने में इसकी प्रभावशीलता है। सारा पैसा सिस्टम में लाकर और पैसा कहाँ जाता है, इसका पारदर्शी रिकॉर्ड होने से सरकार के पास टैक्स चोरी और काले धन पर नकेल कसने का एक अमूल्य साधन होता है।
इसके अलावा ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बदलाव के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए पारगमन में भुगतान अभी भी ज्यादातर नकद द्वारा किया जाता है, लेकिन डेवलप्ड देशों में ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक इस बाजार का दोहन नहीं किया है जिसका NUE फायदा उठा सकता है। निजी खिलाड़ियों ने अन्य देशों में अपनी योग्यता को सफलतापूर्ण साबित किया है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं अलीपे और वीचैट। 2 दशक पहले चीनी अर्थव्यवस्था ज्यादातर नकदी पर निर्भर थी। इन 2 ऐप्स ने सब बदल दिया और 2017 में मोबाइल के भुगतान में कुल $17 ट्रिलियन का लेन देन हुआ।